सभी को मेरा प्रणाम। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलना चाहिए, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। बोलूं तो कहाँ से और कहाँ, क्योंकि आज तक हमेशा अन्यों के लिए ही बोला है, अन्यों के लिए ही बोला है, और अपनी पुस्तक अपने बारे में बोलना ऐसा लगता है कि जैसे जरा गड्ढे में जा रहे हैं। लेकिन ये आदरणीय हमारे अमीर भाई का आग्रह था, तो ऐसे उन्होंने कार्यक्रम आज शुरू किया है, रखा है। इस अवसर पर यहाँ उपस्थित पीयूष जी को जाना था मुंबई, यहाँ की आज्ञा मानते नहीं मानते इन लोगों के, मुंबई वालों का आदेश आ गया कि पीयूष जी आपको तो रहना है। किसका आया नाम नहीं बोलूँगा, अभी बता रहे थे पहले। तो मैंने कहा भाई भारत में भाग्यवादी है लोग, इस समय का अंचल यही का होगा आपका, और ये सहभाग मुझे हम सौभाग्य हमको मिलने वाला अब आ गए। तो आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय पीयूष जी, केंद्र में मंत्री सभी लोग जानते हैं, हमारे केंद्र में मंत्री आदरणीय अश्विनी जी, एकदम जनता से जुड़े हुए, बस मेरे जैसे धोती पहनने वाला अश्विनी जी से बहुत कम रह गए हैं, परंतु अनेकों प्रकार से तो उनसे दोस्ती है ही है। तो धोती की भी एक जो सामर्थ्य है वो भी थोड़ा अश्विनी जी के निकटता भी आती है। जैसे आदरणीय अश्विनी जी, अपने श्याम जाजू जी मेरे भाई जैसे ही है, मेरे साथ बहुत दिन रहे और अभी भी साथ ही बन के चलता हूँ, ऐसे आदरणीय श्याम जाजू जी। और आज जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए और बड़ा अमित प्रयास किया है, अमित प्रयास माने अथक प्रयास, ऐसे चाणक्य वार्ता के हमारे इसके संपादक मालिक श्रीमान अमित जैन जी हमारे बीच में। अब हमारे भाला जी को ज़्यादा बोलना तो बहुत चाहते थे और वो बोलते भी बहुत अच्छा, बोलते अच्छा नहीं केवल वो जैसा बोलते वैसा जीवन जीते भी है। और इसलिए उन्होंने मेरे जैसे सामान्य आदमी की तुलना की त्याग और बलिदान और अत्यंत पराक्रम, कहाँ गुरु गोविंद सिंह, कहाँ शिवाजी, कहाँ मेरे जैसा छोटा भगत, अभी इनकी महानता है। तो जो महान आदमी होता ना वो दूसरे को भी महान देखता है। और मैं जनता से ही कहता हूँ, अपने निवेदन लोगों से करता हूँ जो मेरे पास आते हैं, जो मेरे पास बात करते हैं। मैंने कहा जिस दिन आप दूसरे को अपने से बड़ा समझो और अपने को जितना विनम्र कर सको, वो विनम्रता से चलेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि आप भी महान हो जाएंगे। और ये महान है भाला जी, उनकी किताबें मैंने पढ़ी, संसद पर उन्होंने जो चित्र दे रखे हैं अद्भुत दे रखे हैं। आप उनकी छोटी सी पुस्तक को देखें तो संसद का बना था उसमें। अभी हमारे पीयूष जी ने भी शायद नहीं देखी वो किताब, इनको जरूर दी जाती है, औरों को भी चाहिए संसदों को। संसद की जो एक प्रकार से मैंने देखा था, रामा जोइस हमारे साथ संसद में थे, वो रिटायर्ड जज थे, तो उन्होंने पूरे श्लोक, यानी अगर आप संसद के दरवाजों के श्लोक देखेंगे तो मैं देखता हूं कि आप ये कहेंगे कि जो हमारे संविधान बनाने वाले लोग थे वो कितने दूरदर्शी थे, हमारे जीवन को जो प्रेरणा देते हैं, हमारे जीवन के लिए जो एक प्रकार से आदिकाल से लेके आज तक इस प्रकार के सूत्र हैं समाज को आगे बढ़ने के, ऐसे सूत्रों का वर्णन सारे दरवाजों पर है। सत्यमेव जयते से लेकर कितने कितने एक अच्छे वर्णन, और रामा जोइस पे कलेक्शन करके पुस्तक बना दी। लेकिन मैंने सोचा कि शायद रामा जोइस की पुस्तक ही सब कुछ है, पर जब मैंने उनकी किताब देखी तो उन चित्रों का अंकन किस प्रकार का, क्या भारतीयता के बारे में, उस संसद के भवन में जो चीजें बनी हुई हैं, पीयूष जी आपका भी ध्यान नहीं गया होगा, आपका भी ध्यान नहीं गया होगा। मतलब इनकी पुस्तक के बाद मुझे ये लगा कि अरे
हम संसद में हैं और हमने संसद को इनको गहराई से देखा ही नहीं। हम तो जाते हैं वहां, या तो भाषण जाएंगे या जैसा भी पीयूष जी कह रहे थे पूरे सत्र पर हल्ला करके बाहर आ जाएंगे। ये बड़ी अजीब सी चीज है। ऐसी एकदम हमारे यहाँ ऐसा सुंदर संसद बनी हुई है, तो उस संसद में भले ही हमारी नई संसद बन रहे, वो भी उससे और अच्छी बनेगी, लेकिन हमारे जो संविधान बनाने वाले थे, आजादी के जो परमाणु वो कैसे भारतीय संस्कृति का चिंतन करते थे, ये उसको देख करके पता लगेगा, न कि नेताओं के पुराने भारतीय नहीं। आज तो उसी को चल रहे हैं। अब तो मोदी जी जब से आए हैं, मेरे ख्याल से वो जो लिखा हुआ है संसद का, जो चित्रकारिता पर संसद में की गई है, शायद उन हमारे पूर्वजों की जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, देश को आजाद किया, संविधान बनाया, उनके सपनों को साकार, उन चित्रों को और उस किताब को देख करके, उन श्लोकों को देख करके लगता है उनको साकार करने के लिए शायद नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ है, ऐसा लगता है। मोदी लगता है मुझे साकार कर, और वो साकार क्यों लगे? नरेंद्र मोदी नहीं चलेगा, मेरी किताब किसी दूसरे सांसद की किताब पढ़ने से भी नहीं होगा। वो चीजें साकार तब होंगी जब आप, हम सारे देश के लोग उन पूर्वजों का, उन हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, बलिदानियों का, क्रांतिकारियों का ऋण चुकाने के लिए हमें कोशिश करेंगे कि हम अपने जीवन के अंदर जिस आदर्श भारत को बनाना चाहते हैं, वो आदर्श भारत तभी बनेगा। ये मैंने पुस्तक के बारे में नहीं, पर मैं संसद में था, दोनों सदनों में रहा, इसलिए कह रहा हूं कि उनको साकार करना है। तो ये हम सब के अंदर अगर जिज्ञासा होगी, हम सब के अंदर एक पीड़ा होगी, ये जैसा भी हो, गुरु गोविंद सिंह जी और छत्रपति शिवाजी का बोल रहे थे, उनके जीवन एक एक जीवन ऐसे है जो ये कहता है कि देखो भाई, तुम इस संसार में सांसद बन गए, विधायक बन गए, जरा थोड़ा रौब चाहते, थोड़ा मोहन का मत मानो, विधायक सीना फुला लिया। इस सीना फुलाने के लिए नहीं, इस सेवा करने के लिए है और अपनी योग्यता बढ़ाने के लिए। इस दृष्टि से मुझे जो संसद में लगा, मेरी किताब तो आप लोग खुद पढ़ सकोगे, पढ़ लेना, पर जो मुझे संसद में लगा, आज कभी कभी लोग बड़े निराश होते हैं, कभी कभी जब संसद का चित्र भी हमारे पीयूष जी बता रहे थे, देख करके निराशा होती है। अलग अलग चित्र है, लेकिन मैं उस निराशा में से, मैंने हमेशा अंधेरे में से एक प्रकार से उजाला देखने का प्रयास किया है। मैं आपको दो उदाहरण देता हूँ इस किताब में, और जरूर उसका पढ़ेगा, मेरी बातों में मैंने देखा। मैं संसद में था, मेरा भाषण पर्यावरण पर हो रहा था। उस समय राज्यसभा में जो मंत्री थे, जो बोल रहे थे, जो पर्यावरण के मंत्री थे, वो जयराम रमेश थे। मेरा भाषण चला, मुझे बोलना पहले था, पर बाद में कहा बाद में बोलना है, कोई बात नहीं, मुझे तो आज्ञा मानना है। समय कुछ ज्यादा दिया गया था, मैं समय का बड़ा पालन करता हूँ। मुझे क्या कहा, नहीं आपका तीसरे, मैं जानता था तीसरे नंबर पर है तो मुझे कभी बोलना पड़ा, पर मैंने कहा मुझे समय दिया गया, मैं बोल रहा था। हमारे उपाध्यक्ष ने कहा बैठ जाइए, आपका समय पूरा हो गया है। मैंने कहा नहीं, मुझे और समय दिया गया है। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानता, आप तो और बोलने वाले, आपके पैसे ठीक है। उन्होंने कहा नहीं यही है, ठीक है, कोई गलत नहीं कहा, ठीक है। इतने में हमारे मंत्री जयराम रमेश, इस फ्रॉम कांग्रेस, विद्वान है, वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी, ये सीनियर मेंबर है, हमको भी सीखने को मिल रहा है। मैं नहीं जानता कि सीखने लायक बोल रहा था, पर उनका यह आंदोलन था। बोले इनको बोलने दीजिए। अध्यक्ष ने बोला नहीं, उनका समय खत्म हो गया। तो रमेश ने कहा कि नहीं, मेरा समय भी इनको दे दीजिए। एक चित्र है, मेरा समय भी इनको दे। अध्यक्ष ने कहा नहीं, उपाध्यक्ष ने कहा नहीं, मैं नहीं देता हूँ, क्योंकि मैं नियम का पालन करता हूँ। मैं अगर अनुशासन का खुद पालन नहीं करूंगा, दूसरा कैसे करेगा। जब अध्यक्ष ने कहा कि नहीं, मैं बैठा, तो हमारे दूसरे सदस्य बोलने लगे और उसी पार्टी के अंदर से 2 मिनट के बाद मैं देखता हूँ, 3 मिनट के बाद जयराम रमेश मंत्री है, कांग्रेस का है, आकर के मेरे कुर्सी के पास, पीछे से आकर मेरे कुर्सी के पास आके बैठते हैं और कहते हैं कोश्यारी जी,
अब मैं आप अपना भाषण उत्तर आज नहीं दूंगा, उत्तर देना पड़ता मंत्री को, मंत्री जी बैठे यहाँ जब लोग बोलते हैं तो बोले मैं आज उत्तर नहीं दूंगा, मैं अपना उत्तर अब कल दूंगा। और बोले जब मैं कल उत्तर दूंगा तो हम बाद में उसके लिए क्लैरिफिकेशन मांगते हैं। बोले आप क्लैरिफिकेशन मांगे और आप अपनी बात पूरी करिए। मेरे ख्याल से संसद में इससे बड़ी चीज मेरे लिए कोई नहीं। दूसरी चीज, मैं लोकसभा में गया, अब पता नहीं सीधे सभाओं में चला गया, अब लगता है बुढ़ापे में ग्राम सभा में जाते क्या अच्छा होने लगे की तो राज्यसभा, विधान परिषद, लोकसभा से लेकर संयुक्त राष्ट्रसभा तक चला गया हमारी हमारे नेतृत्व की दया से। मैं लोकसभा में 6 महीने बाद मैं यूं गुजर रहा था, मेरी टोपी देख करके कुछ लोग ऐसा करते ना, वो जैसे लाल हो देख करके बैल बिगड़ जाता है, ऐसे परेशान हो जाते हैं। हमारे राहुल गांधी यूं उधर से आकर मैं इधर से बाहर जा रहा था, बोले आप कहाँ के सांसद हैं? मैंने कहा मैं नैनीताल से सांसद हूँ। बोले ये काली टोपी क्यों पहनते हैं? बोले हमारे उत्तराखंड पे पहनते हैं। नहीं तुम RSS के हो। मैंने कहा हूँ ना RSS का, RSS का मैं हूँ। से बोलता RSS का भी तो कुछ भी नहीं हो, जो हूँ तो उसी को वजह से हूँ, सीधी सी बात है। लेकिन टोपी तो उत्तराखंड की है ना, वहाँ ये पहनी जाती है। जब RSS पैदा नहीं हुआ तब भी टोपी पहनी जाती थी। जो मैं चला गया 3 महीने बाद फिर हमारे एक बच्चे सदस्य हैं कीर्ति आजाद, अब तो नहीं है, हम बैठे थे 2-3 सांसद बात कर रहे, फिर वहां से राहुल गांधी जी गुजर के फिर मुझसे बोलने लगा यार तो भी क्यों बनते खाली टोपी, पता नहीं था उसके ऊपर। तो मैंने कहा नहीं बोली RSS की टोपी है। मैंने कहा भाई देखो तुमको मैंने पहले भी बोला है ये RSS की टोपी नहीं। बोले RSS के दोनों गवर्नमेंट के सामने सांसद। तो मैंने कहा ये बताओ तुमने एनीथिंग अबाउट RSS, क्या तुमने कुछ RSS के बारे में पढ़ा है? ओ यस यस आई हैव रेड सावरकर। अरे सावरकर का गोलवलकर से क्या लेना देता, संघ का तो गोलवलकर था और तू सावरकर की बात कर रहा जी, अल्लाह गुल्ला भी आपको सहन करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, ऐसे लोग ये मैंने आपको कहा कि अंधेरा भी है, अंधेरे के बीच में उजाला भी है, प्रकाश भी है, प्रकाश की रेखा भी है संसद के अंदर। मैं बहुत अधिक नहीं बोला बोला, लेकिन मुझे जो संसद के अंदर लगा, आप लोगों की जानकारी के लिए ला रहा हूं, जिनका भी पीयूष जी भी वर्णन कर रहे हैं। ये जो संसद की समितियां हैं, आपको उनके बारे में जानकारी कम होती है। संसद की समितियां, विधानसभा की समितियां इतनी महत्वपूर्ण होती है। हम संसद के अंदर लड़ते हैं, विपक्ष और पक्ष वाले, लेकिन जब संसदीय समितियों में बैठक होती है, मैं दोनों सदनों में चेयरमैन था एक कमेटी का और उनमें सदस्य था बहुत से कमेटी में, इतनी सदस्यता से होते हैं। मुझे लगा जब मैंने 1 रैंक 1 पेंशन इतना डिटेल में 40 साल से लोग बोल रहे थे होना चाहिए संसद में, कितने लोगों ने बोला होगा, लेकिन इसी पर स्टडी क्या हो, थॉरो स्टडी करके हमने उसको रखा। और मेरा सौभाग्य है, उस कमेटी का भी सौभाग्य है, शायद मनमोहन सिंह जी कर नहीं पाए ना, उन्होंने सही है करके उसको, हम लोग गए थे उनके पास, वो कर नहीं पाए, लेकिन आते ही इतना बड़ा काम मोदी जी ने किया। आज मैं जहां जाता हूँ वहां लोग प्रधानमंत्री को तो धन्यवाद देते ही, मुझे भी कहते नहीं आप नहीं करते तो मोदी जी जानते, हम तो एक ही जैसा सोचते हैं, आप सोचते हैं वैसा मोदी जी भी सोचते हैं, जैसा मोदी जी सोचते हैं आप भी सोचते हैं, क्योंकि हमको दिशा तो एक ही है ना। तो एक दिशा में जाना ये एक सबसे बड़ी बात है। आप देश को दिशा दे सकते हैं, आप संसद को दिशा दे सकते हैं। मैं केवल इतना निवेदन करने के लिए यहाँ पर आया, कार्यक्रम के मैं मना करता था शांति के टूटने के बाद। वास्तव में रेलवे का विषय, अभी पीयूष जी राय रेल के मंत्री रहे हैं, माने रेल, पहाड़ में रेल गाड़ी चाहिए, कितना बड़ा रिपोर्ट अगर आप पढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें थोड़ा वर्णन दे रखा है, डिटेल कितना खर्च आएगा क्या आएगा। बहुत लोगों की मांग थी पेटिशन में, मैंने सोचा कि तो इतनी तो होंगी ही नहीं, कहाँ से होंगी, मैं भी मंत्री होगा तो ही नहीं करता उनकी सारी। तो मैंने सोचा कि देखो अगर सिंह एक काम करो कि स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली कौन सी रेल है,
अर्थात हिमालय के अंदर अरुणाचल से लेके कश्मीर तक कौन कौन सी रेल लाइनें अति आवश्यक है उनका वर्णन करो। तो मैंने 5 रेल लाइन है, तीनों हमारे क्या कहते हैं नेवी, एयरफोर्स और हमारे मिलिट्री, तीनों के उप सेनाध्यक्ष आए, तीनों ने कहा कि नहीं ये 5 लाइनें जरूरी है आउट ऑफ 36। तो 5 लाइनों में से आज अभी आप वर्णन कर रहे थे कर्णप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग, बहुत तेजी से काम हो रहा है, आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ, है ना, बहुत धन्यवाद। 4 हो गई, चल रही, चाहे मनाली की हो और चाहे पंच की हो, चाहे यहाँ की हो। 5वीं रह गई है मेरे घर की बागेश्वर की, क्योंकि घर नहीं बता रहा, सड़क नहीं है भगतदा क्या करके, तो मेरे घर में सबसे अंत में जाएगी, अपने घर में पहले तो सभी ले जाते हैं, फिर भगतदा का भगतदा है, पहले अपने यहाँ ले जाएंगे। उसकी भी आपके समय में काफी बैठक हुई थी, अब उसकी भी आ गया, वो भी बनेगी। और ये कौन था, कौन बनाने, ये सब कर लो, पर करने लिए कौन चाहिए, जो आपकी दिल की आवाज को समझे, ऐसा नरेंद्र मोदी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं इतनी महत्वपूर्ण है, इतने अधिक मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत सारे उसमें ईपीएस था, मैंने प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कोश्यारी साहब एक मेरी पिटीशन ले लीजिए ईपीएस के मामले में, बोले वो